पिछले चैप्टर में हमने मोलरता के बारे में बताया था लेक्चर में या चैप्टर में। आज मैं नॉर्मलता के बारे में बात करूंगा। सांद्रता व्यक्त करने की ये तीसरी विधि हो जाएगी। पहली विधि हमने बताई थी ग्राम प्रति लीटर में और दूसरी विधि बताई थी मोलरता और ये तीसरी विधि है नॉर्मलता। सांद्रता व्यक्त करने की तीसरी विधि नॉर्मलता, जिसको इंग्लिश में नॉर्मेलिटी कहते हैं। नॉर्मेलिटी। अब इसकी डिफिनीशन क्या है? तो 1 लीटर विलयन में विलीन यानी घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहलाती है विलयन की नॉर्मलता। 1 लीटर विलयन में विलीन 1 लीटर विलयन में विलीन विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ये कहलाती है नॉर्मलता। नॉर्मलता कहलाती है। यानी आप इंग्लिश में इस तरीके से कह सकते हैं, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter solution, that is normality. Numbers of gram equivalents of solute dissolved in 1 liter solution is known as normality. अब यहाँ से इस डिफिनीशन से इसका फार्मूला जो बनेगा, तो ऊपर रहेगा विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और अपान विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आप इस फार्मूले से इसकी डिफिनीशन निकाल सकते। कैसे? ये जो विलयन का आयतन है इसको आप 1 लीटर कर दें। कितना लीटर? 1 लीटर। तो जब आप इसको 1 लीटर करेंगे तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगी विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो यहाँ से बन जाएगा कि 1 लीटर जब विलयन का आयतन होगा तो उसमें जो घुले होंगे विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या वही कहलाएगी नॉर्मलता। अब इसको सांकेतिक रूप में ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने लिख दिया जी, ग्राम इक्विवेलेंट्स यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या और अपान वॉल्यूम किसमें? लीटर में। अब ये जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या है इसको कैसे निकालते हैं? तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फार्मूला होता है वेट अपान इक्विवेलेंट वेट
वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट और इनटू वॉल्यूम लीटर में। ये जो ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसका फार्मूला है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये वेट रहता है ग्राम में और इक्विवेलेंट वेट जिसको हिंदी में कहते हैं तुल्यांकी भार, ये आपका इक्विवेलेंट वेट यानी है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी। और W आपका वेट है यानी भार है, भार कहिए या रसायन विज्ञान में मास द्रव्यमान कह सकते हैं। और ये दोनों चीज किसके होंगे? विलय के, विलय के लिए यानी सोल्यूट के लिए। वेट सोल्यूट का और इक्विवेलेंट वेट भी सोल्यूट का। अब हम जब नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन को लगाते हैं तो उसमें सबसे मुख्य जो बात आती है वो है तुल्यांकी भार की। क्योंकि जो हम किसी विलयन को बनाते हैं तो या तो अम्ल के विलयन को बनाते हैं, या तो क्षार के विलयन को बनाते हैं, और या तो लवण के विलयन को बनाते हैं। तो उसमें हमको सबका चाहिए इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट एसिड का चाहिए, इक्विवेलेंट वेट बेस का चाहिए, और इक्विवेलेंट वेट किसका चाहिए? सॉलिड का। तो सब के लिए अलग अलग फार्मूला है। जैसे सपोज इस पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया, एक हमने प्रश्न ले लिया, मान लीजिए प्रश्न हम लिख रहे हैं 4 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 मिलीलीटर जल में या विलयन में घोला गया। विलयन में घोला, इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए, आप बना रहे हैं NaOH का सॉल्यूशन। NaOH आपने 4 ग्राम लिया और उसको 250 मिलीलीटर जल में क्या किया? घोल दिया। तो जो विलयन बना उसकी आपको नॉर्मलता ज्ञात करनी है। अब इस प्रश्न को हम इंग्लिश में इस तरीके से कह सकते हैं 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन और कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो चलिए हमको इसको मोलरिटी को नॉर्मेलिटी, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी इस विलयन की नॉर्मलता हमको ज्ञात करनी है। अब नॉर्मलता के लिए हमारे सामने ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो हम इस फार्मूले में जब रखना शुरू करते हैं तो देखते हैं वेट तो है 4 ग्राम, W आपका यहाँ पर है 4 ग्राम, और जो आयतन है वो है 250 मिलीलीटर, और हमको आयतन चाहिए लीटर में। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो इसको 1000 से हमने किया डिवाइड।
ये बदल गया लीटर। तो ये आपका आ जाएगा 0.25। ये 0 से 0 कट गया और 100 से डिवाइड किया तो आ गया 0.25 लीटर। तो वॉल्यूम तो आ गया 0.25। अब प्रश्न उठा इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार निकालना। और तुल्यांकी भार किसका निकालना? NaOH का। NaOH है क्षार, बेस है। NaOH आपका क्षार। तो जब इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे तो अम्ल के तुल्यांकी भार, क्षार के तुल्यांकी भार, लवण, इन तीनों का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? ऊपर तो उसका अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, अणु द्रव्यमान, ऊपर अणुभार, अणु भार। क्षार का निकालना है तो क्षार का अणुभार, अम्ल का निकालना अम्ल का अणुभार, और लवण का निकालना तो लवण का अणुभार बटे। अब यहां पर क्या लिखेंगे? क्षार है तो क्षार की अम्लता लिखते हैं। क्षार की अम्लता। अब यहां पर अम्लता का मतलब क्षार के एक अणु में क्षार के एक अणु में विस्थापनीय हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या। क्षार के एक अणु में विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल मूलक, या चलिए हाइड्रोक्साइड आयन। क्षार के एक अणु में विस्थापनीय हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयंस इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। हाइड्रोक्साइड आयन जैसे इसमें एक OH है, तो यहां पर संख्या रहेगी 1। तो पहले इसका अणुभार निकालेंगे। तो अणुभार कैसे निकालेंगे? परमाणु भार ऐड कर देंगे। सोडियम का परमाणु भार होता 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16 और हाइड्रोजन का परमाणु भार है 1। और विस्थापनीय हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या वो आपकी यहां पर है 1। तो ऊपर हो जाएगा 40, नीचे हो जाएगा 1, तो हो जाएगा यहाँ पर 40। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट रख देंगे 40। और इस तरीके से इसका आंसर आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से तुल्यांकी भार की हमको चर्चा करनी है। तो तुल्यांकी भार आपने जैसे क्षार का देखा, क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता, वैसे अम्ल के लिए भी बात करते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं जैसे बहुत से क्षार हो सकते, जैसे NH4OH, ये भी क्षार है, तो इसकी अम्लता रहेगी 1। क्षार है तो इसकी अम्लता रहेगी 1। अब इसके अलावा मान लीजिए ये क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल, ये भी क्षार है, तो इसमें
दो OH हैं तो इसकी अम्लता रहेगी 2। इसकी अम्लता रहेगी 2। मान लीजिए और कोई हमने क्षार ले लिया, जैसे हमने ये ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें एक OH है तो इसकी अम्लता रहेगी 1। तो एक वाले में क्या है, जिसमें एक OH है तो उसमें एक OH हटाया जा सकता है, जैसे इसमें एक OH है तो एक ही हटाया जा सकता है। दो वालों में दिक्कत क्या होती है, जैसे इसमें दो OH है तो दोनों हटाए जा सकते हैं और एक भी हटाए जा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसे सवाल पूछता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाया गया और उस विलयन की नॉर्मलता निकालनी है, तो इसका जब तुल्यांकी भार निकालेंगे तो अम्लता कितनी रखेंगे, 2। लेकिन अगर कोई अभिक्रिया बना के देता है और अभिक्रिया में सपोज इसका एक OH हटाया जा रहा है, दोनों नहीं हटाया जा रहा है, कितना OH, एक OH हटाया जा रहा है, तो उस स्थिति में इसकी अम्लता रहेगी 1। जिसमें एक OH प्रेजेंट है तो उसमें तो केवल एक ही हटाया जाएगा, उसकी अम्लता हमेशा 1 रहेगी। जिसमें एक से अधिक OH हैं उसमें प्रश्न उठता है कि हटाए कितने जा रहे हैं, तो अभिक्रिया दी रहेगी, वहां से पता चल जाएगा कि उसका कितना OH हटाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये एक रिएक्शन दी जा रही है, यहाँ पर एक H हमने यहाँ ले, ये हो गया। अब यहाँ से देख रहे हैं कि केवल इसका हम एक OH हटा रहे हैं, एक OH, दो OH नहीं हटा रहे हैं। तो अगर इसका तुल्यांकी भार पूछा जाएगा तो उस स्थिति में हम इसकी अम्लता 2 ना लिखकर केवल कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि केवल एक OH हटाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे अम्ल के तुल्यांकी भार की। हाँ, अब हम बात करते हैं जैसे अम्ल के तुल्यांकी भार की। तो अम्ल का तुल्यांकी भार E, ऊपर तो अणुभार रहेगा, और नीचे अम्ल के लिए अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता, या अम्ल के एक अणु में अम्ल के एक अणु में विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, यानी अम्ल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन हटाए जा रहे हैं। अब जैसे हम बात करें, जैसे हमने लिखा HCl, तो इसका केवल एक ही H है तो वही हटाया जाएगा, तो इसके लिए इसकी अम्लता हो जाएगी 1। अब हमने मान लीजिए किसी और की बात की, जैसे CH3COOH, एसिटिक अम्ल। अब देखने से तो लग रहा है कि इसमें टोटल 4 हाइड्रोजन है,
तो इसकी अम्लता 4 होनी चाहिए, लेकिन इसका केवल एक ही हाइड्रोजन हटाया जा सकता है। कैसे पता चला अम्ल है? जब इसकी रिएक्शन हमने क्षार से कराई। एसिटिक अम्ल है, इसकी अम्लता होगी 1। क्यों? पता करना है कि किसके कितने हाइड्रोजन हटाए जा सकते हैं। तो इसकी क्रिया हमने करा दी क्षार से, जैसे NaOH से। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो यहां से बन जाता CH3COONA, CH3COONA और प्लस H2O। अब आप देख रहे होंगे CH3COO अपने स्थान पे है, केवल एक H हटाया जा रहा है। इसका मतलब इसकी अम्लता कितनी होगी? 1। तो इसका जब तुल्यांकी भार निकालेंगे तो इसका अणुभार निकाल लेंगे। इसका अणुभार 60 आता है और उसको डिवाइड कर दें कितने से? 1 से। जैसे किसी ने कहा CH3COOH का तुल्यांकी भार निकालिए, का तुल्यांकी भार। अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। अणुभार तो कार्बन का परमाणु भार 12, ये 12 2 12 24 हो गया। और हाइड्रोजन परमाणु भार 1 होता है, इसके परमाणुओं की संख्या 3 और 1 4 है, तो 4 हो गया। और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 2 परमाणु 16 दूनी 32 अपान अम्ल के एक अणु में विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो इसका विस्थापनीय हाइड्रोजन या हटाया जा सकने वाला हाइड्रोजन कितना? केवल 1 यहाँ रख देंगे, तो ऊपर 60/1 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब मान लीजिए हमने बात की H3PO4, H3PO4। तो अगर किसी ने पूछा इसकी अम्लता, तो इसकी अम्लता है 3, क्योंकि इसके तीनों हाइड्रोजन हटाए जा सकते हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए, 10 ग्राम H3PO4 को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया और उस विलयन की नॉर्मलता बताइए, तो आप जब इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे तो विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी रखेंगे? 3। लेकिन अगर कोई अभिक्रिया देके पूछा जा रहा है, जैसे प्रश्न लिखा गया निम्नलिखित अभिक्रिया में या अभिक्रिया के द्वारा H3PO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। H3PO4 का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट मान लीजिए क्या करना? क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। और रिएक्शन ये दी है H3PO4 प्लस NaOH इक्वल टू NaH2PO4 प्लस H2O। अब हमको कहा गया इसका तुल्यांकी भार निकालिए। इसका नाम है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे अणुभार। तो अणुभार के लिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 को 3 से गुणा करेंगे। फास्फोरस का परमाणु भार होता है 31। ऑक्सीजन का 16 को 4 से गुणा करेंगे 64 अपान इस अम्ल के एक अणु में विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो अम्ल के एक अणु में हाइड्रोजन तो 3 है, हटाए जा सकते तीनों, लेकिन हटाया केवल कितना गया? 1। देखिए हाइड्रोजन जो 3 थे वो हाइड्रोजन हो गए 2, यानी केवल कितने हाइड्रोजन हटाए गए? 1। तो यहाँ पर अम्लता क्षारकता कितनी रखेंगे? 1। तो ये हो गया 4 1 5 3 8 6 3 9 98। निम्नलिखित अभिक्रिया में, और अगर कोई वैसे प्रश्न पूछे, अभिक्रिया नहीं केवल H3PO4 का तुल्यांकी भार बताइए। H3PO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात
कीजिए बिना किसी अभिक्रिया के, तब आप जब निकालेंगे तो अणुभार तो ऊपर हो जाएगा 98, अभिक्रिया नहीं दी है, हमको मालूम है कि इसके तीनों हाइड्रोजन हटाए जा सकते हैं, तो यहां पर सीधे सीधे कितना रखेंगे 3, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 2 8, मान लीजिए फिर 3 6 10.66 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकालेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार। अब एक बात और करनी है, लवण का तुल्यांकी भार, उसकी बात कर लेते हैं। करते हैं लवण का तुल्यांकी भार। लवण का तुल्यांकी, तो इसमें भी ऊपर अणुभार रहेगा, अणु मॉलिक्यूलर वेट अपान। कई तरीके हैं, जैसे लवण के धनायन या ऋणायन, चाहे ले लीजिए धनायन ले लीजिए या ले लीजिए ऋणायन। धनायन या ऋणायन पर उपस्थित आवेशों की संख्या, पर उपस्थित आवेशों की, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपान नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन केटायन और एनायन ऑफ साल्ट। नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन केटायन और एनायन ऑफ साल्ट। अब जैसे मान लीजिए ये एक लवण है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये लवण है और इसका निकालना है तुल्यांकी भार। Na2CO3 का निकालना तुल्यांकी भार, सोडियम कार्बोनेट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ साल्ट, ये लवण है। तो सबसे पहले निकालेंगे अणुभार। तो अणुभार के लिए सोडियम का परमाणु भार 23, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कार्बन का परमाणु भार 12, और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे वाली चीज देखिए, क्योंकि जब तुल्यांकी भार निकालते हैं अम्ल का या क्षार का या लवण का, तो सब में ऊपर अणुभार है, वो तो आप कैलकुलेशन से निकाल लेते हैं। नीचे की चीज बदलती, अम्ल में अम्ल की क्षारकता, क्षार में क्षार की अम्लता, लवण में लवण के धनायन ऋणायन पर उपस्थित आवेशों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे? तो Na2CO3 को हम आयनिक करेंगे। भाई सोडियम कार्बोनेट है तो 2 आयन से मिलकर बना होगा, सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन। तो सोडियम आयन Na पर 1+ होता है, और कार्बोनेट आयन CO3 इस पर 2- होता है। लेकिन अब आप देखेंगे एरो के दोनों ओर नंबर ऑफ एटम्स तो सेम है, सेम नहीं है। कैसे? सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2, और यहाँ पर कितने? 1, तो इसके आगे लगा देंगे बैलेंस के लिए 2। अब नंबर ऑफ एटम्स सेम हो गए, सोडियम के 2, सोडियम के 2, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 3। अब चार्ज भी बराबर हो गया। कैसे? इधर चार्ज है 0, कोई प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब चार्ज है 0, तो इधर भी ऊपर चार्ज 0 होना चाहिए। तो कैसे? 1+ है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने प्लस हो जाएंगे? 2+। और यहाँ पे 1 है, 1 को 2- से मल्टीप्लाई करेंगे 2-, ये +2 -2 कट गया तो यहाँ भी 0, तो चार्ज आ गया सेम। तो चाहे केटायन पर चार्ज देख लीजिए चाहे एनायन पर, तो हम जब देखते हैं केटायन या एनायन पर चार्ज तो वो मिलता है, जैसे यहाँ पर चार्ज नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं? 2, और यहाँ पर भी 1 है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया? 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2। देख लीजिए ये नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं? 2 एनायन पर,
और यहाँ पर भी 1 है, लेकिन बाहर 2 से मल्टीप्लाई जब होगा तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। अब ये 23 दूना हो गया 46 और 12 और 16 तीन आपको 48 और बट्टे 2। अब आपका ये हो गया 6 2 8 8 16, 4 1 5 5 1 6 4 10 और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 53 आएगा। तो इस तरीके से हम साल्ट का तुल्यांकी भार निकालते हैं। अब इस चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और जो इस पर कमेंट हो या कुछ पूछना हो तो बताइए। शेष हम डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे।